तो बच्चों, आप सबको फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और डे 3 है और क्लास आपका है, सॉरी डे 18 है और क्लास 3 है। आई मीन 3 क्लास ये जो चल रहा है आपका मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण का, यानी फिजिक्स चैप्टर 3 का ये क्लास 3 है। और पूरे ऑल ओवर किया जाए तो आपका 18 डे अभी हुआ है, मतलब चला है, ठीक है। तो पिछले टॉपिक पिछले दिन वाले यानी डे सॉरी क्लास 2 में हम लोग डिस्कस किए थे मानव नेत्र के बनावट के बारे में। मानव नेत्र काम कैसे करता है, समंजन क्षमता क्या होती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज जानेंगे कि क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष तथा उसके सुधार। और पिछले वाले क्लास में ही बोले थे कि कुछ पॉइंट का 2 पॉइंट छूट गया था, तो वो यहाँ से लिखा हुआ है। और उसके बाद दृष्टि दोष तथा उसके सुधार के बारे में हम लोग जानेंगे। और आज ही जानेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ये भी आज जानने वाले, ठीक है। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, बातें करता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ में तो माहिर होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मैंने कल पढ़ाया था कि आपका आँख काम कैसे करता है, मतलब कैसे वस्तु को देख पाता है। तो सीधा सी मैं फिर से कुछ सेकंडों में रिपीट करूँगा, कुछ सेकंड में, कि जैसे पहला में था प्रकाश आती है, कहाँ जाती है, कॉर्निया पे, कॉर्निया पे, ठीक है। कॉर्निया था ना, हाँ। कॉर्निया में आती है, कॉर्निया से पुतली और आइरिस में जाती है। और पुतली को कौन सहारा देता है, आइरिस, आइरिस। और पुतली के द्वारा फिर कहाँ जाती है, रेटिना पर जाती है। और रेटिना पर जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और वहाँ से सब संवेदना, मतलब वैसे सूचना कहाँ जाता है, मस्तिष्क में जाता है। और हाँ, मस्तिष्क वस्तु को क्या करता है, सीधा कर देता है, और प्रतिबिंब को सीधा कर देता है और बड़ा कर देता है, ठीक है। इस तरह से था। तो आप और समंजन क्षमता भी बताए थे कि समंजन क्षमता क्या है। तो जो हमारी आँख जो है, कोई वस्तु दूर रखा हुआ है, नज़दीक में रखा हुआ है, उसको कैसे देखता है, तो फोकस दूरी को कम और कम या बढ़ाता है, यानी घटाता है बढ़ाता है, उसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और समंजन काम कैसे करता है, अगर वस्तु दूर रखी हुई है तो समंजन क्षमता कैसे काम करेगा, वस्तु नज़दीक में रखो तो समंजन क्षमता कैसे काम करेगा, वो चीज़ कल डिस्कस में किया गया क्लास में। आप लोग वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, डे 2, ठीक है, सॉरी क्लास 2। अब इसको चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में मैंने बोला ना कुछ पॉइंट छूट गया था। तो ये पॉइंट ये यहाँ पे है कि देखिएगा, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख, हो रहा है कि जिस न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम का मतलब सबसे कम, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को कैसे साफ साफ देख सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह न्यूनतम दूरी जहां तक वस्तु का मतलब वस्तु को आँख साफ साफ यानी क्लियर, सही तरीके से सही ढंग से देख सकता है, उसी को ही बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसे किससे लिखा जाता है, इससे, इसको यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान नेत्र, समान का मतलब नेचुरल, नेचुरल यानी नॉर्मल, यानी नेचुरल नेत्र जो है, नेचुरल का मतलब उसमें कोई दिक्कत कोई खराबी नहीं। समान नॉर्मल मतलब वही हुआ कि नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समान नेत्र के लिए यह दूरी लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर तक रखा हुआ वस्तु को स्पष्ट अगर देख रहा है, साफ साफ देख रहा है, तो 25 सेंटीमीटर को ही बोलते हैं आँख का यानी दृष्टि का न्यूनतम दूरी। तो इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है। दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है, इसमें देखेंगे कि वह दूर बिंदु, वह दूर, दूर का मतलब ज़्यादा डिस्टेंस वाला, वह दूर का मतलब लॉन्ग, इंग्लिश में इसको लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग खाए वाला नहीं बाबू, लॉन्ग यानी लंबा, ठीक है। वह दूर बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु का नेत्र, वह दूर बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु वस्तु को नेत्र क्या करता है, बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है। समंजन का मतलब, समंजन का मतलब अपनी समंजन, यानी समंजन मतलब बिना सिलियरी मांसपेशियां जो होती है आपका, सिलियरी मांसपेशियां बिना घटाए बढ़ाए, मतलब
उसको कोई काम करना नहीं पड़ रहा, बिना घटाए बढ़ाए। तब बोल रहा है कि बिना घटाए बढ़ाए यानी बिना समंजन को स्पष्ट देखता है, नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। समझ में रहा ना? जैसे दूर देखना है तो अचानक से दूर देख लेते, समझ में रहा ना? अचानक से दूर देख लेते हैं। लेकिन नजदीक लाना होगा तो नजदीक ले आएंगे तो क्या होता है ना कि आपका समंजन क्षमता क्या होता है, ऐसे मतलब सिकुड़ता फैलता है। समझ रहा ना ये सब चीज? तो बिना समंजन क्षमता के यानी बिना मांसपेशी को बढ़कर या घटाकर, समझ रहा ना? जैसे कहने का मतलब कि जितना ही सिकुड़ेगा उतना ही वस्तु को हम नजदीक देख पाएंगे, जितना ही फैलेगा तो क्या होगा, उस वस्तु से वस्तु को दूर दूर वाले वस्तु को देख पाएंगे। समझ में रहा ना? मतलब हम जैसे हम 25 सेंटीमीटर से कम वस्तु को नहीं रखे हुए वस्तु को नहीं देख पाएंगे, यानी उतना सिकुड़ नहीं पाता है मांसपेशी आपका, उतना सिकुड़ नहीं पाता है। कौन सा सिलियरी मांसपेशी, ठीक है। तो वह दूर बिंदु क्या कह सकते हैं, दूर बिंदु किसे कहेंगे तो बोलेगा वह दूर बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को वह दूर बिंदु मतलब कोई भी बिंदु, वह दूर बिंदु मान ले कि यहाँ पे आंख है और वह दूर बिंदु यानी कोई बिंदु है, ठीक है। और इसी बिंदु पर क्या है कि किसी वस्तु को रखा गया, ठीक है। और इसी वस्तु को ये हमारी आंख है बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, यानी अपना जो अपना लेंस है यानी आंख का जो लेंस है यानी फोकस दूरी को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, यानी समंजन क्षमता का उपयोग नहीं करा, डायरेक्ट इसको देखेगा, उसी को बोलते हैं नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। इसे किसी लिखते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। समान आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होती है, अनंत। समान आंख यानी नॉर्मल आंख के लिए अगर आपका आंख 6x6 का है कोई दिक्कत नहीं है, कोई कलरलेस नहीं है, आपका सब कुछ सही तरीके से सब कुछ सही है, यानी नॉर्मल आंख के लिए, सामान्य आंख के लिए, ठीक है, आपका दूर बिंदु कहाँ है, अनंत है। समझ में रहा ना, क्या है, अनंत। हम कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं दूर वाले वस्तु को तो हमारी समंजन क्षमता जो है मतलब सिलियरी मांसपेशियां काम ज़्यादा नहीं करती है, आराम करती है। लेकिन हम जब नज़दीक किसी वस्तु को लाते हैं तो आंख पे भार पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि आपका सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ रहा है। क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसको ज़्यादा नज़दीक से देखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भार पड़ता है। तो दूर बिंदु क्या बोलते हैं, वह दूर बिंदु जहाँ पर कोई वस्तु स्थित है और उस वस्तु को नेत्र बिना समंजन का देखता है, स्पष्ट देखता है, उसको बोलते हैं दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है। आई से किसे लिखते हैं, ए से, और डी से किसको लिखते हैं, डी से किसको लिखते हैं, हाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको 25 सेंटीमीटर को किसे लिखते हैं, डी से। समझ रहे ना? और एफ से दूर बिंदु। उसके बाद आगे चलते हैं, निकट बिंदु क्या है, तो इसका अपोजिट, वह निकट स्थित बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, यानी वह बिंदु, ठीक है, वह निकट स्थित बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसे एन से सूचित किया जाता है। समान नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा होता है, समान नेत्र के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु वही है कि निकट बिंदु पर रखा हुआ वस्तु हमारी आंख समंजन क्षमता से देखती है। समंजन क्षमता से यानी समंजन क्षमता क्या है, सिलियरी मांसपेशियों को घटाना बढ़ाना क्या है, समंजन क्षमता। यानी जब आपकी सिलियरी मांसपेशियां घटता या बढ़ता है, समझ लो जो भी है, मतलब घटता या बढ़ता यानी सिकुड़ता फैलता है, जहाँ पे फैल रहा है या फिर जहाँ पे सिकुड़ रहा है, समझो वहाँ पे समंजन क्षमता उपयोग हो रहा है। तो समंजन क्षमता किसमें उपयोग होता है, निकट बिंदु में, और दूर बिंदु में समंजन क्षमता उतना उपयोग नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वह निकट स्थित बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु का नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है। समान नेत्र के लिए निकटतम न्यूनतम दूरी लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब आगे चलते हैं तो एक यहाँ पे पॉइंट है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दृष्टि परास कहा जाता है।
दृष्टि परास। दृष्टि परास किसे कहेंगे? तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टि परास। समझ में आ रहा ना? ऐसे अब चलते हैं दृष्टि दोष तथा उनके सुधार के। तो मैं बताता हूँ दृष्टि दोष का मतलब हुआ, दृष्टि का मतलब देखना, यानी आप जो वस्तु को देख रहे हो या फिर जैसे हुई दृष्टि का मतलब होता है देखना, यानी आँख से देखना। अगर कोई वस्तु आप नॉर्मली देख रहे हो और कुछ समय बाद सोचो कि वो वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है, समझिए कि आप में दृष्टि दोष हो गया है। समझ में आ रहा है? दृष्टि दोष हो गया यानी आपके आँख में, आपके लेंस में कुछ गड़बड़ी हो गया है, जो कि आपकी मस्तिष्क वो आपका फिगर बढ़िया से नहीं जा रहा है, ताकि मस्तिष्क भी उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि क्या है, क्या ऐसे है। समझ में आ रहा ना? तो आपके नेत्र में, आपकी दृष्टि में जब गड़बड़ी आता है उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है। अब इनका उनके सुधार, सुधार का मतलब इस दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है। समझ में आ रहा ना? सुधार किया मतलब सुधार कैसे किया जा सकता है? चश्मा लगाकर। ठीक है, जैसे चश्मा पहनते हैं ना, चश्मा क्यों पहनता है? इसका मतलब दृष्टि दोष है, यानी कुछ ना कुछ आंख में दिक्कत है। समझ में आ रहा ना? तो अब चलते हैं दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। इसका परिभाषा बहुत सिंपल है। दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें दृष्टि यानी नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दृष्टि दोष क्या है? ये वाला दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं। कौन सा दोष? जिसमें नेत्र बहुत दूर यानी अनंत या फिर निकट यानी 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर से कम है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा यानी बहुत दूर और निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या करता है? खो देता है, यानी गवा देता है, यानी खराब हो जाता है, यानी प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बना पाता। समझ में ना? रेटिना पर नहीं बना रहा है, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया? खो देता है। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी बात ये है कि आपकी आँख का लेंस, चाहे तो आपकी आँख के मतलब से मतलब क्या बोलते हैं, आँख का लेंस में चाहे गड़बड़ी हो जाए, या फिर भाई आपका आँख का गोला है, चाहे मतलब वही जो ये बड़ा वाला है ना, वो आपका पूरे आँख में ऐसे कुछ हो जाए, तो ऐसे कुछ ना कुछ कमी के कारण क्या होता है कि आप में दृष्टि दोष आ जाएगा, जिसके कारण आपकी आँख का लेंस जो है रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती है। जहाँ पे फोकस करेगी वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बढ़िया से नहीं बना पाती है, और इसी क्षमता यानी प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को क्या करती है? खो देती है। और इसी दोष को क्या बोलते हैं? ऐसी कमी। ऐसी कमी का मतलब कौन सा कमी? जो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, ऐसी कमी को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष करते हैं। समझ में आ रहा ना? और दृष्टि दोष जो है, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः का मतलब मुख्यतः मतलब कितना होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः का मतलब लगभग 3 प्रकार के ही होते हैं। समझ रहे ना? और भी होते हैं, लेकिन मान लो कि तुम 3 प्रकार के ही ज्यादा देखा जाता है। समझ रहे ना? तो मानव नेत्र में, मानव का मतलब मनुष्य के आंखों में दृष्टि दोष यानी देखने की क्रिया में मुख्यतः 3 प्रकार का ही कारण हो सकता है। देखने की क्रिया में जो गड़बड़ी आ रहा है उसमें कितना कारण हो सकता है? 3। पहला कौन? निकट दृष्टि दोष पहला, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता, यानी इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। एक और होता है मतलब ऐसे आप बिंदुकता ऐसे कुछ करके ऐसे होता है। ठीक है, वो चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इसको एक और नाम है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसको दूर जरा दृष्टि दोष नहीं बोलते। समझ में आ रहा ना? अबिंदुकता बोलते हैं, एक और होता है अबिंदुकता। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो कितने हैं? मुख्य 3 होते हैं। अब ये निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, और ये किसके कारण होता है, इसका सुधार कैसे होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जानने से पहले एक पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार मार के, कि इन सभी दोषों को लेंस द्वारा दूर किया जाता है। किसके द्वारा? लेंस द्वारा। ठीक है, अब
लेंस जो है दो तरीके से लगता है, ठीक है। चाहे तो भैया आपका आंख में दिक्कत है तो आप बाहर से चश्मा लगा लो, समझ में रहा ना, बाहर से चश्मा लगा लो। अब क्या हो गया, अब इतना मॉडर्न हो गए हैं लोग कि अब चश्मा ना लगाकर डायरेक्ट लेंस आपकी ये आंखों में लग जाता है, समझ में रहा ना, इसमें समझ में रहा ना, इस आंखें में लग जाता है, यानी ये वाला आपका नेत्र गोलक में ही क्या होता है, लेंस लग जाता है, संभव है, समझ में रहा ना, इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, समझ में रहा। तो दो प्रकार का है उदाहरण कि इन सभी दोषों को, कौन सभी दोषों, इन तीनों दोषों को किसके द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, समझ रहे ना। उदाहरण के लिए मैंने बताया है कि चश्मे में मतलब चश्मे में अवतल या उत्तल लेंस लगाकर, ठीक है। अवतल लेंस कब लगेगा, उत्तल लेंस कब लगेगा, ये मैं बताऊंगा कि अवतल लेंस कौन सा दृष्टि दोष में लगता है, उत्तल लेंस कौन सा दृष्टि दोष में लगता है, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि आपका ज़्यादा दिक्कत हो गई है, जैसे आँख में ज़्यादा दिक्कत है तो आपका लेंस की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। और लेंस की क्षमता को किस में नापा जाता है, डायोप्टर में, ठीक है। आपकी लेंस की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर आपका नेत्र थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो आपका जो लेंस होगा वो नॉर्मल होगा, आपकी लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी, समझ आ रही है ना। तो उदाहरण में क्या कर सकते हैं कि चश्मे में कौन सा अवतल या उत्तल लेंस लगाकर, ठीक है। अब आता है, जैसे ये तो बात हो गई कि चलो दृष्टि दोष हुआ, अब चाहे दूर दृष्टि या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर जरद दृष्टि दोष अगर हुआ, कोई भी दृष्टि दोष हो गया तो इसको उपाय तो है, आँख में ऐसे फ्रेम कर को चश्मा लगा लो, ठीक है, ऐसे चश्मा लगा लो। लेकिन अब अगर बार बार आपको चश्मा नहीं लगाना है, आप बार बार कहीं पे लगा रहे हो, भूल जा रहे हो, या फिर बहुत सारे ऐसे दर्द दे रहा है यहाँ पे, तो अब इतना मॉडर्न हो चुके हैं दुनिया कि अब यहाँ पे आ गया है समस्पर्श लेंस। कौन सा, समस्पर्श लेंस। समस्पर्श लेंस क्या है, ये वही लेंस है जो आपके नेत्र गोलार्ध में यहाँ पे लग जाता है, इसमें मतलब इतना पतला लेंस होता है, मतलब आपका मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाया रहता है कि मतलब वो चीज़ ऐसे इसमें फिट बैठ जाता है, ठीक है, आपकी साइज के अनुसार। तो आइए जानते हैं क्या है। तो समस्पर्श लेंस क्या है, समस्पर्श लेंस है कि लेंस को सीधे नेत्र गोलक में लगा क्या बोलते हैं, नहीं, लेंस को सीधे नेत्र गोलक में लगा देना ही, हाँ, लगा देना, ठीक है, लगा देना ही समस्पर्श लेंस कहलाता है, समझ रहे ना। यानी लेंस को सीधे कहाँ लगा देना है, अब अवतल उत्तल लेंस को सीधे आप क्या फ्रेम मत करो, आप शीशा मत लगाओ, मतलब ऐसे चश्मा मत लगाओ, उसी लेंस को मशीन के द्वारा टेक्नोलॉजी मतलब उपयोग कर कर भाई उसको एकदम ऐसे कर देगा, छोटा आकार दे देगा और इतना पतला कर देगा, और उसी को कहाँ लगा देगा, इस आँख के मतलब नेत्र गोलार्ध में, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, गोली जो है ना दिखाई दे रहा है काला टाइप की, इसी के साइज से क्या कर देगा, फिट बैठ जाएगा आपका। तो उसी को बोलते हैं समस्पर्श लेंस। किसको बोलते हैं, समस्पर्श लेंस, जो कि पता भी नहीं चलता कि आप लेंस उपयोग कर रहे हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब आपका आँख नॉर्मल, मतलब ऐसे नॉर्मल से थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आप ऐसे मतलब वही आपको काम देगा, वो जो लगता है ना बाहर वाला, मतलब चश्मा, ठीक है, ऐसे। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या होता है, समस्पर्श लेंस समझ गया ना क्या होता है, कि डायरेक्ट आंखों में ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, चश्मा का ना उपयोग करके इसको उपयोग कर सकते हैं, तो आपका आंख ठीक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष, पहला कि निकट दृष्टि दोष क्या है, ये किसके कारण होता है, इसका उपाय क्या है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे निकट दृष्टि दोष, देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें नेत्र क्या करती है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो जब किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हो गया, उसके आंखों में
निकट दृष्टि दोष हो गया तो क्या होगा कि वो दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। तब बोलोगे कि भाई निकट में, भाई निकट को नहीं देखना चाहिए, और बोल रहे दूर को। हाँ, इसमें अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष अगर होगा तो क्या होगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें नेत्र, जिसमें आँख दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी जैसे हो गया, मान लीजिए कि अभी मोबाइल यहाँ से कम कितना 3 फीट होगा, 4 फीट होगा, तो क्या होगा कि हम इस जो रखा हुआ है मोबाइल जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर मेरे को ऐसे होगा, ऐसे निकट दृष्टि दोष, तो ये सब जो रखा हुआ चीज़ नहीं दिखाई देगा, बढ़िया से नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपको लेंस फ्रेम करके ऐसे चश्मा बना कर ऐसे लगाना पड़ेगा, या फिर तो स्पर्श लेंस लगा लो डायरेक्ट, मतलब ऐसे आँख के गोलक में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर कैसे करते हैं, वो आता कैसे है, होता कैसे है। तो पहले समझ गया कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और दूर दृष्टि में दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। बस इसके अपोजिट, निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी और दूर दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब चलते हैं यहाँ पे कि दोष के कारण मतलब निकट दृष्टि दोष के कारण। तो इस दोष के दो कारण हो सकते, कितने? दो कारण। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक है अगर लंबा हो गया, अपने आकार से, बताए थे ना, अपने आकार से लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा। अर्थात लंबा का मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, ये क्या था? यहाँ पे आपका लेंस था और इधर क्या था? रेटिना था ना, इधर रेटिना था। सोचो कि ये क्या हुआ कि ये लेंस है यहाँ पे और ये रेटिना है, समझ में आ रहा ना, ये रेटिना। अब न रहकर क्या होगा कि यहाँ पे लेंस क्या हो जाए? लंबा, यानी लेंस यहाँ आ जाए, तो ये हो जाएगा ना, लंबा ना हो गया। अब क्या हो गया? लंबा हो गया। यानी बोल रहा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र गोलक यानी कैसा था? ऐसे था ना। अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? लंबा हो गया ना, लंबा। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस, यानी नेत्र लेंस ये वाला है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, पहले देखो ये कितना, यहाँ पे दूरी कम था ना, दूरी कितना हो गया? ज्यादा हो गया ना, यानी क्या हो गया? दूरी बढ़ जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लंबा तभी होगा जब लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाएगी। जब बढ़ाओगे तो लंबा हो जाएगा। तो लंबा जब होगा तो सोचो कौन सा दोष हो गया? दूर दृष्टि नहीं, निकट दृष्टि दोष हो गया, जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। दूसरा का, पहला में तो क्या हो गया कि नेत्र गोलक लंबा हो गया, लंबा होने का मतलब हुआ कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। दूसरा में क्या हुआ? दूसरा में हुआ कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। दूसरा, चाहे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, चाहे तो लंबा हो जाएगा और चाहे तो ज्यादा मोटा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये नॉर्मल है, क्या है? ये नॉर्मल है, समझ रहे ना बात? समझ रहे ना, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ऐसे होता है। पहिलका में क्या हो रहा है? लंबा हो जा रहा है, समझ रहा ना, पहिलका में लंबा और दूसरका में मोटा, यहाँ पे है ऐसे हो जा रहा है, समझ रहा ना, क्या हो गया? मोटा। पहिलका में चाहे तो लंबा हो जा रहा है, लंबा यानी आपका नेत्र गोलक जो है जो लंबा हो गया। दूसरका में चाहे तो इतना है और हो गया मोटा, ठीक है। तो दोनों में कंडीशन में क्या होगा कि आपका निकट दृष्टि दोष होना तय है, और निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो ये था। अब इसका उपाय क्या है? अब निकट दृष्टि दोष भी पढ़ लिए, इसका कारण भी पढ़ लिए क्यों होता है। तो नेत्र गोलक लंबा हो जाना और मोटा हो जाना। लंबा का मतलब कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, समझ रहा ना, लंबा का मतलब। और गोला का मतलब समझ रहे हो ना, गोल ऐसे हो जाना, ठीक है। दो कंडीशन में, चाहे तो लंबा चाहे तो गोल हो जाएगा। तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। अब इसका उपचार क्या है? उपचार का मतलब ठीक कैसे हो सकता है? उपचार यहाँ पे देख सकते हो, उपचार का मतलब ठीक कैसे हो सकता है। तो ठीक हो सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए, क्या करना कहेंगे? अवतल लेंस वाले चश्मा का उपयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए आपका, अगर सोचिए कि आपकी आँख में
निकट दृष्टि दोष हो गया जिसके कारण आप दूर रखी वस्तु को नहीं पढ़ रहे हो, समझ रहे ना। जैसे आप किताब को नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किताब को नहीं पढ़ रहे हो। जैसे आपके हाथ में किताब है, किताब नहीं सूझ रहा है, किताब में जो अक्षर लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ नहीं आपको दिखाई दे रहा है, समझो कि आपका कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो उसको ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर चेक करेगा, बोलेगा भैया कि आपका निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, फोकस पे नहीं बन रहा है, ठीक है, फोकस पे नहीं बन रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है, ठीक है, वो कहीं और पे बन रहा है, इसलिए आपका दिक्कत है, निकट दृष्टि दोष ऐसा हो गया है। आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, और चश्मा होगा आपका लेंस वाला चश्मा होगा, ठीक है। चश्मा किसका होगा, आपका लेंस, ठीक है। आपका लेंस क्या करता है कि आती हुई प्रकाश की किरण को फोकस पे आती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तन के बाद फोकस पे आती है, फोकस पे क्या होती है, आती है। तो आपका लगाओगे तो फोकस पे वो किरण आएगी, यानी वस्तु से टकराने के बाद वो किरण फोकस पे आएगी, तब वस्तु को देख पाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे, आपका लेंस। किस में, निकट दृष्टि दोष में कौन सा, आपका लेंस लगाएंगे। और चश्मा किसका होगा, तो आपका लेंस का। और वो लेंस डिपेंड करता है कि लेंस कितना पावर का है, मतलब वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपका आंख कितना खराब है। आपका आंख ज्यादा खराब है तो आपको ज्यादा पावर को लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना। ज्यादा मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है तो आपको ज्यादा पावर को लगाना पड़ेगा, कम धुंधला दिखा है तो कम पावर को लगाना पड़ेगा। और हम बताए थे कि लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर में, ठीक है, समझ रहा ना ये चीज। तो अब उपचार भी हो गया, समस्या भी देख लिए, निकट दृष्टि दोष भी देख लिए, तो हो गया आपका ईगो खत्म, ठीक है, निकट दृष्टि समाप्त। अब आता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष है क्या। दूर दृष्टि दोष तो सेम इसके अपोजिट, कि दूर दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें नेत्र निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकते। इसमें दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, और दूर दृष्टि में निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, देखो भाई, इसका कारण है कि इस दोष को, दोष के दो कारण, एक भी के गो दो गो कारण है, ठीक है। पहले का कौन सा कारण, पहले का नेत्र गोलाक का छोटा हो जाना, इसमें क्या था, लंबा हो जाना और मोटा हो जाना। इसमें दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलाक का छोटा हो जाना। आप सोचो कि आपका ये नेत्र है, आपका ये लेंस है, ये नेत्र है, ठीक है, और मेरा ना क्या है, समझ में आ रहा ना, ये आपका नेत्र है, ऐसे था ना, बढ़िया से पढ़ा हुआ था उसमें, ये था। अब ये क्या होगा, ये नॉर्मल है, कितना है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एन से लिखा हुआ नॉर्मल, ठीक है। अब यही आपका आंख हो जाए छोटा, क्या हो जाए, अपने आकार से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, अपने आकार से क्या हो जाए, छोटा। अपने आकार से छोटा हो गया, छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, यानी छोटा होगा तो कम हो जाएगा ना। देखो यहाँ यहाँ दूरी कितना बड़ा है, आई देखो, ये देखो सट गया ना, यानी नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो आपका रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे ना, क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, नेत्र गोलक यानी जो आपका गोल का जो पूरा जो गोल है, ये जो अखिया पूरा, ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी जो नॉर्मल होगा ना वो पचक जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, अपने आकार से क्या हो जाएगा, छोटा। सोचो कि तुम हट्टा कट्टा मोटा हो और तुम 10 दिन खाना नहीं खाओ तो कैसा होगा तुम्हारा शरीर, घबरा जाओगे। तो वही हुआ कि तुम्हारा खाना का मतलब ये नहीं कि भोजन नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई दिक्कत हुआ, बीमारी हुआ, ठीक है। तो ये जो आपका नेचुरल है, जो आकार का नेचुरल जो आकार है इसका, वो अपने आकार से, वास्तविक आकार से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब छोटा होगा तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाएगी। आई होप कि समझ रहे हो बात। तो कम जाएगी या छोटा हो जाएगी नेत्र गोलाक, तो समझो कि दूर दृष्टि दोष हो चुका है। दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु, समझ में आ रहा है। तो अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। एक और है
जो कि अभी यहाँ पे अटा नहीं, इसको मिटाने के बाद हम इसको फिर लिखते हैं। तब तक के लिए आप वेट करो, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आया होगा। अगर ये सारे टॉपिक में पॉइंट में कहीं पे आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको पढ़कर नेक्स्ट क्लास में ऐसे ऐसे बता दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं ये सब क्या है। वायुमंडलीय परिवर्तन क्या है। इसके पहले कुछ छूट गया था। ये दूसरा जो पढ़ रहे थे आप, दूरदृष्टि दोष में आपको उपचार छूट गया था। दूसरा का दोष कारण छूट गया था, उपचार छूट गया था। और जलदृष्टि दोष क्या है, ये छूट गया था। और उसके बाद वायुमंडलीय परिवर्तन, जो कि मैंने बोला था कि वायुमंडलीय परिवर्तन तक पढ़ना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको फटाफट देखते हैं समय रखते हुए। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड में, पहला में क्या था, दूरदृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि आपका कारण हो रहा था कि आपका नेत्र जो है, नेत्र लेंस की क्या हो रही थी, वो उसका आकार क्या हो रहा था, नेत्र गोला क्या हो जाता था, पतला हो जाता था ना, इससे छोटा हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, छोटा, ठीक है। और दूसरा में नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, क्या हो रहा था। अब दूसरा में क्या हो रहा है कि अगर दूरदृष्टि हो रहा है तो उसका कारण दो गो था, जो कि पहला हमने यहाँ पे बताया। दूसरा में क्या था कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा ना, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। समझ में आ रहा ना ये चीज। तो ये चीज आपने देखा कि दूरदृष्टि दोष में ये दो कारण होता है। और इसका उपचार क्या है, ठीक कैसे हो सकता है, तो देखेंगे उपचार में। उपचार में देखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मा का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस वाले चश्मा का उपयोग करते हैं। जबकि क्या था, निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग हो रहा था, अवतल का, ठीक है। तो अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा था, कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष, उसमें कौन सा उपयोग लगेगा, मतलब उपचार होगा। अरे उपचार कौन सा उपचार होगा, मतलब कि कौन सा लेंस लगेगा, तो अवतल। और दूर दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु नहीं दिख रहा, तो कौन सा, अवतल। अवतल अब पूछेगा, ये पूछेगा, मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो लिखाऊंगा, ये पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष में आखिर में उत्तल लेंस का ही उपयोग क्यों करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, एक अभिसारी भी लेंस कहा जाता है। अभिसारी का इसमें गुण होता है, यानी एक बिंदु पर फोकस करती है। इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि वस्तु से टकराने के बाद जो प्रकाश किरणें आती है, आपकी लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती है, एक बिंदु पर फोकस नहीं हो पाती है, विचलित हो जाती है। इसलिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं ताकि आने वाले प्रकाश किरण को एक बिंदु पर अपसारित करती है, फोकस करती है। इसलिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो इसमें लिखा है थे, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है। तो क्या होता है कि अवतल लेंस का जब उपयोग करते हैं तो मतलब दूर से आती हुई ऐसे प्रकाश की किरणें, मतलब दूर वस्तु रखा वहाँ से आती हुई प्रकाश की किरणें, हम जानते हैं कि क्या होता है कि फोकस पे आते ही प्रतीत होती है, इसलिए उसको उसमें उपयोग करते हैं। इसको बहुत बेहतर तरीके से मैं क्वेश्चन आंसर अगर होगा तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। इसको आगे देखा जाएगा, ठीक है। बाकी इतना समझो, इतना समझ ले उपचार। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किसमें, दूरदृष्टि दोष में। अब आता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष मतलब जरा जरा, जरा जरा मतलब थोड़ा थोड़ा, समझ रहे ना, जरा का मतलब थोड़ा थोड़ा। इसमें किसका गुण रहेगा, दूरदृष्टि का भी दोष रहेगा इसमें, और निकट दृष्टि का भी दोष रहेगा। जिसमें दोनों दोष हो उसको क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष या फिर जरा दूरदर्शिता। समझ में रहा ना, जरा दूरदर्शिता, जिसमें वैसा नेत्र, वैसा आग जिसमें दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देख रहा है बढ़िया से, निकट भी वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है बढ़िया से, उसको कौन सा दोष बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष, यानी जरा
दूरदर्शिता। इसमें ये कब होता है, जब आपका उम्र बढ़ने लगेगा, मतलब बूढ़ा होने लगोगे, तो क्या होगा कि दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देगा और आप नज़दीक की वस्तु भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये यंग एज में या फिर यंग से मतलब कम कम एज में, मतलब कि आप कह सकते हैं शिशु अवस्था में या फिर शिशु से मतलब ऐसे आगे बढ़ते हो ना, मतलब यंग से आप कम एज में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता ज़्यादा। ये ऐसा दोष, ये दोष तभी दिखाई देता है जब आप ऐसे मतलब बढ़ोगे, आपका उम्र बढ़ेगा। ठीक है, समय के साथ। ये रियर कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, रियर कंडीशन में होता है कि मतलब ऐसे कम एज में ऐसे हुआ, लेकिन ज़्यादा मतलब ये होता है जब एज ऐसे बढ़ता है। ठीक है, जरद दृष्टि दोष में यहाँ पे देखेंगे। अब बात ये है कि जरद दृष्टि दोष में दोनों हो रहा है, यानी अब सॉरी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों। इसका मतलब इसको उपचार के लिए दोनों लेंस एक साथ लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना। जब दोनों एक साथ हो तो दोनों को ठीक करने के लिए एक साथ लेंस भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जरा दृष्टि दोष में, यानी जरा दूरदर्शिता, इसको दृष्टि दोष भी कह सकते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसमें जरा दूरदर्शिता या फिर दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें दूर रखी वस्तुएं और निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो कि हम समझाए। उसके बाद दोष के कारण। कारण हर चीज का कारण होता है। कारण ये है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। नेत्र की क्या हो जाती है, संवेदन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों को ना घटा सकता, ना बढ़ा सकता, ना फैला सकता, ना सिकुड़ा सकता। ये संवेदन शक्ति ही, संवेदन क्षमता ही घट जाएगा तो मांसपेशियां यानी सिलियरी मांसपेशियां क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो समय के साथ मतलब उम्र के बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में क्या होता है, आपका लेंस की संवेदन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। ये था इसका कारण, समझ में आ रहा ना। अब उपाय क्या है, उपाय, अब उपाय तो एक ही है कि इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार होता है। किसका, बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। व्यवहार मतलब उपयोग करते हैं, किसका उपयोग, किसका, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस किस किस चीज से बना होता है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों मिक्स करके बनता है, समझ में रहा ना। यानी अगर ये गोल लेंस, चश्मा गोल होता है ना, तो अगर चश्मा गोल है या फिर ऐसे है, ठीक है, चल फुट भी रहता है, तो आधा रहेगा अवतल और आधा उत्तल, आधा अवतल आधा उत्तल। ऐसे नहीं, ये जब भी रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसे में ऊपर नीचे में, ये साइड साइड में नहीं रहेगा। जैसे मान ले कि वो ऐसे ऐसे शीशा है, जैसे मान ले मैं पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ भाई, चलिए, जैसे मैं एक चश्मा पा रहा, ठीक है, इसको तेज, ठीक है, ये चश्मा पा रहा, ठीक है, समझ में रहा ना। यहाँ पे है आँख में ऐसे जो लगता है, यहाँ पे बैठने वाला चश्मा पा रहा। तो चश्मा में जब भी होगा बाइफोकल लेंस, मतलब उत्तल अवतल कब होगा, जब ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे नहीं, समझे, ऊपर नीचे में होगा, चाहे तो नीचे अवतल चाहे तो ऊपर उत्तल, समझ रहा ना, ऐसे बात समझ में रहा ना। और यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा में कौन सा लेंस होगा, नीचे वाला हिस्सा में कौन सा लेंस होगा। भाई फोकल लेंस ऐसा होता है, यानी एक एक शीशा में दो लेंस रहेगा, समझ रहा ना, कितना रहेगा, दो को, उसी को बाइफोकल बोलते हैं, बाइफोकल लेंस। ये तब हो लगाते हैं जब जरा दृष्टि दोष हो, यानी दोनों एक आंख में दोनों दोष हो, ना दूर की दिखाई देना भीरी की वस्तु। तो इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है। इस लेंस में अवतल और उत्तल लेंस दोनों ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं, यानी इस लेंस में अवतल और उत्तल लेंस दोनों ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। अब देखिएगा, ऊपर वाला लेंस यानी ऊपर वाला, ये वाला, ये है ना ऊपर वाला ना, और नीचे वाला, ऊपर वाला लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, कहाँ पे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, अगर दूर की वस्तु देखना है तो कौन सा दोष हो रहा है, दूर की वस्तु देखना होता है निकाय, कौन सा, अरे निकट बोलो ना, अरे दूर की वस्तु नहीं दिखा रहा है, यानी दूर की वस्तु देखना है या नहीं दिखाई दे रहा, देखना है तो कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, बोल रहा है ऊपर वाले लेंस
दूर की वस्तु को देखने के लिए, ऊपर वाला लेंस किसके वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए, यानी दूर की वस्तु को नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस लगाया जा रहा है। और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता उसमें कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, अवतल। तो यानी ऊपर हो जाए कौन सा, अवतल लेंस, अवतल लेंस ऊपर में, और नीचे बच गया उत्तल, उत्तल लेंस। समझ रहा ना। अब खुद तुम देखो ना, आंख ऐसे करोगे तो कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे की वस्तु ना नजदीक ना, और ऊपर करोगे तो सामने के। तो ऊपर जैसे आंख की है, जैसे मान लीजिए मैंने चश्मा पहना, ठीक है, जैसे मैं चश्मा पहना हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, यानी कहाँ देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ ना, नीचे का मतलब नजदीक की वस्तु देख रहा हूँ। और जैसे मैं आंख इधर किया तो ऊपर वस्तु मतलब सीधा देखा, क्या देखा, सीधा, सीधा मतलब अनंत देखा, अनंत यानी दूर देखा। यानी अगर मेरा आंख सीधा हो गया तो क्या, कौन सा वस्तु देख रहा है, अनंत वस्तु यानी दूर की वस्तु। यानी दूर की वस्तु अगर मैं आंख ऐसे कर ले हूँ और लगा दूं ऊपर कौन सा लेंस, ऊपर में लगा दूं कौन सा लेंस, आंख मेरा ऊपर है ना, और ये नीचे वाला, ये अब मैंने किया तो नीचे हो गया, ऊपर किया तो ऊपर हो गया। तो ऊपर में मैं अवतल को न लगा के उत्तल लगा दूं तो क्या होगा, उत्तल लगा तो क्या होगा, जे सूझ रहा हो वो नहीं सूझेगा। और नीचे उत्तल के जमा लगा दूं अवतल, तो जे सूझ रहा हो वो नहीं सूझेगा। समझ रहा है ना। तो ऊपर उत्तल क्यों लगाए, नीचे अवतल क्यों लगाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सीधा आँख करते हैं तो आँख दूर की वस्तु को देखना चाहता है, और दूर की वस्तु को देखेगा तब जब निकट दृष्टि दोष ना हो, तब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे। इसलिए सीधा आँख करते हैं ताकि हम दूर की वस्तु को देख पाएं, और दूर की वस्तु को तभी देख पाएंगे जब अवतल लेंस लगा हो। तो इसलिए अवतल ऊपर लगाते हैं और उत्तल नीचे, क्योंकि आँख नीचे से करते हैं। जैसे मैं किताब है यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे सूझेगा, ऐसे पढ़ेंगे तो आँख कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे जा रहा है यानी नजदीक वस्तु देखना चाह रहा है। आँख कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी नजदीक की वस्तु देखना चाह रहा है। तो नजदीक की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए नीचे उत्तल लगाया जाता है और ऊपर अवतल। बात समझ में आ गया ना। अब कोई पूछेगा कि भाई उत्तल नीचे क्यों, अवतल ऊपर क्यों नहीं, उत्तल ऊपरी और अवतल नीचे क्यों नहीं, तो बता देना कि भाई जो दिखाई दे रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे, इसलिए ऊपर में कौन सा, अवतल, और नीचे में उत्तल। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दूर वस्तु को देखने के लिए तथा नीचे वाले भाग पढ़ने के लिए, नीचे भागे भाग पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हम बताए थे ना, उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तु को बड़ा कर देता है, वस्तु को बड़ा यानी अक्षर को बड़ा कर दिखाई देता है। समझ में रहा ना। और इसमें छोटा दिखाई दे रहा है, समझ में रहा ना। तो ये चीज, अब चलते हैं। अब आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका ये खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, नेत्र क्या है, नेत्र दोष क्या है, इसका उपचार क्या है, ये सब खत्म हो गया। अब चलते हैं, टॉपिक चालू होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यानी वायुमंडल में होने वाले ऐसी घटना, ऐसी घटना जैसे तारा टिमटिमाना, तारे टिमटिमाना, ये सब क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, तारा टिमटिमाता क्यों है, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जो है हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है। क्यों, सूर्य जब सुबह हम देखते हैं, जब उठेंगे सुबह, तो सूर्य क्या होता है, बहुत ही क्या रहता है, एकदम नीचे रहता है, लगता है धरती से सटा हुआ है ना। तो पता है सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य अभी नहीं निकला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, सूर्य सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं निकला है। तो अपने वास्तविक स्थिति से सूर्य ऊपर दिखाई देना, ये सब क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। समझ में आ रहा है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये सब जानेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। देखो क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन इसलिए होता है कि जैसे हम जानते हैं कि वायुमंडल में गर्म हवा और ठंडे हवा दोनों मिलते हैं। समझ में, गर्म हवा और ठंडे हवा दोनों। और गर्म हवा क्या होता है, उसको विरल माध्यम मान लिया जाता है, और ठंडे हवा को सघन माध्यम। एक मिनट। तो क्या था कि वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, ये है कि वायुमंडल में गर्म हवा भी होता है, ठंडा हवा भी होता है, और ठंडा हवा को सघन माध्यम मान लेते हैं और गर्म हवा को विरल माध्यम। तो होता ये है कि हम जानते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन में पढ़े थे
कि अगर सूर्य की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है या फिर विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। यही कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। सूर्य की किरण जब आती है, वायुमंडल से आती है, तो वायुमंडल में हम जानते हैं गर्म हवा भी है, ठंडा हवा भी है। गर्म हवा विरल माध्यम के जैसा काम करती है और ठंडा हवा सघन माध्यम से काम करती है। तो कभी सघन विरल से सघन में आता है, सघन से विरल में आता है, विरल से सघन में आता है, सघन से विरल, ऐसे कई बार ऐसे होते हुए आता है। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश अपने पूर्व पथ से विचलित होता है, फिर आता है, सही होता है, फिर विचलित होता है, फिर सही होता है, फिर विचलित होता है, फिर सही होता है। यानी ऐसे करते करते हमारी आंखों तक आता है और इसी की वजह से तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि चांद जो है, चांद का जो लाइट आता है, सूरज का ही लाइट आता है चांद से, तो वो नहीं दिखाई देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बहुत नज़दीक है, उसका प्रकाश तेज है, इसलिए उतना ज़्यादा ज़्यादा मतलब से विचलित नहीं होता है। लेकिन तारा बहुत दूर है, उससे आने वाले प्रकाश की किरणें वायुमंडल से बहुत टकराने के बाद आती है, तब हमारी आंखों तक पहुंचती है और वो मतलब टिमटिमाता हुआ, यानी बढ़ता है बुझता है, बढ़ता बुझता ऐसे प्रतीत होता है। तो ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो आइए जानते हैं वायुमंडलीय क्या है अपवर्तन, ये भाषा से। तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, यानी वायुमंडल में होने वाला अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या है, बताए थे। यानी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आती है तो अपनी पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन तो वही है ना कि वायुमंडल से ही प्रकाश आ रहा है, तो वायुमंडल में ही क्या हो रहा है, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जा रहा है प्रकाश, फिर सही होता है, फिर विचलित होता है, फिर सही होता है, फिर विचलित होता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करते करते हमारी आंखों तक प्रकाश आती है और जो प्रकाश हमारे तक पहुंचती है उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय प्रकाश। वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा ही प्रकाश आ रहा है, उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। तो जाइए इसको चलिए जानते हैं वायुमंडलीय। चलिए अब बच्चों अब देखेंगे कि वायुमंडलीय परिवर्तन क्या है, और वायुमंडलीय परिवर्तन के बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अभी बताया कि वायुमंडलीय परिवर्तन क्या है। अब चलते परिभाषा क्या कहती है वायुमंडलीय परिवर्तन के बारे में, और इधर तमाम सारी बातें क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वायुमंडलीय परिवर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है, वायुमंडलीय परिवर्तन क्या है इसके बारे में। जैसे कि वायुमंडलीय परिवर्तन उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के वायुमंडल में आकाश किरणें अलग अलग घनत्व वाली वायु की परतों से गुजरते गुजरते समय मुड़ जाती है, क्योंकि वायुमंडल की अलग अलग ऊंचाइयों पर वायु का घनत्व अलग अलग होता है, इसलिए प्रकाश की गति बदलती रहती है और प्रकाश सीधी रेखा में न जाकर वक्र पथ में चलने लगता है। इसी प्रभाव को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी पढ़ा, एक्सप्लेन किया कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। अब इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे हवा हैं, बहुत सारे गैस है, जिसका घनत्व अलग अलग है, कुछ हवा ठंडे हैं तो कुछ हवा गर्म है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो धरती के यानी धरती की सतह के नज़दीक होता है वो अक्सर ठंडी हवाएं होती है, और जो ऊपर जैसे हम जाते हैं तो गर्म हवाएं होती है। तो उसी में बता रहा है कि जब धरती के जो वायुमंडल है वो कभी गर्म हवा भी है, ठंडा हवा भी है, और उसी में जब प्रकाश की किरण जब आती है तो अलग अलग घनत्व होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि होने के कारण वायुमंडल के अलग अलग ऊंचाइयों पर वायु का घनत्व अलग अलग होता है, और इसी कारण प्रकाश की गति बदलती रहती है। यानी वायु का घनत्व अलग अलग होने के कारण वायु कभी ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, और ठंडा सघन माध्यम की तरह काम करता है और गर्म विरल माध्यम की तरह काम करता है। हम बताए थे प्रकाश का परिवर्तन में कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन से विरल माध्यम में आने पर प्रकाश का क्या होता है, विचलन होता है, यानी प्रकाश अपने पूर्व पथ से मुड़ती रहती है, मुड़ जाती है, जिससे के कारण प्रकाश की गति बदलती रहती है। और जब गति बदल रही है तो प्रकाश तो सीधी रेखा में चलेगी नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में न चलकर वक्र रेखा में चलने लगती है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा से चलने लगती है, क्योंकि वो अपवर्तित वो क्या हो रहा है, अपवर्तन उसका हो रहा है, ठीक है। वो जानबूझ के नहीं चल रहा है, उसको ऐसे मजबूरी है ताकि ऐसे वो चल रहा है, क्योंकि सघन से विरल, विरल से सघन, सघन से फिर ऐसे हो रहा है, तो वो विचलित हो रहा है। और प्रकाश अपने सीधी रेखा में नहीं चलकर वक्र रेखा में चलना ही प्रकाश का
प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस तरीके से आपने वायुमंडलीय देखा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का बहुत सारे एग्जाम्पल है, उदाहरण, जिसमें 2 उदाहरण मैंने लिखा है कि अक्सर देखे होंगे जब अपनी आँख को ऊपर करते हैं, जैसे ऊपर देखते हैं तो क्या होता है कि दिखाई देता है रात में तारा। रात में तारा ही दिखाई देता है, दिन में तो दिखाएगा नहीं, दिन में भी दिखाई देता है लेकिन मॉर्निंग मॉर्निंग समय, ठीक है, और इवनिंग और नाइट समय, ठीक है। हालाँकि तारा तो हमेशा रहता है, तारा तो हमेशा रहता है। तो दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? जब धूप बहुत तेज़ रहती है तो क्यों नहीं दिखाई देता है? इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि तारा का जो प्रकाश है उसके अपेक्षा सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसका प्रकाश झप जाता है और हम नहीं देख पाते, ये कारण है। बाकी वो उसका प्रकाश तो मतलब 24 घंटा ही चल रहा है, ऐसे उसका प्रकाश 24 घंटा ही निकल रहा है। तो रात में ही दिखाई पड़ता है, इसलिए क्योंकि रात में आपका वायुमंडल अंधेरा होता है, और अंधेरा होता है तो सिर्फ उसी का प्रकाश आता है, और जब हम देखते हैं उसकी ओर तो वो प्रकाश कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज, यानी टिमटिमाता हुआ, उसको बोलते हैं टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, और हम टिमटिमाता हुआ देखते भी है कि वो टिमटिमा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसा कि मैंने बताया कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस है जिसका घनत्व अलग अलग है। कुछ गैस, कुछ हवा ठंडा है तो कोई गर्म है, और ठंडा सघन माध्यम की तरह काम करता है, और गर्म हवा विरल माध्यम की तरह काम करता है। और उसी के द्वारा, उसी वायुमंडल के द्वारा आपका उस तारे से प्रकाश आ रही है, और काफ़ी दूर भी है। तो दूर है तो ज़्यादा चलना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा मतलब डिस्टेंस ऐसे है, वो ऐसे मतलब गति को ऐसे मतलब डिस्टेंस यानी दूरी को तय करना पड़ रहा है, जिसके कारण अगर ज़्यादा दूरी तय करें तो ज़्यादा अपवर्तन भी होगा। ज़्यादा अपवर्तन यानी ज़्यादा प्रकाश विचलित भी होगा। तो अपने पूर्व पथ से कभी मुड़ती है, कभी सीधा होती है, मुड़ती है, सीधा होती है, जिसके कारण हमारी आँखों तक कभी कम, कभी तेज़, कभी कम, कभी तेज़ प्रकाश आती है, जिससे बोल सकते हैं, जिससे बोलते हैं कि प्रकाश जो निकल रही है तारे से वो टिमटिमा रही है, यानी टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वही देखने वाला कि तारे टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, यानी सॉरी, तारा टिमटिमाता है। इसका कारण क्या है? या फिर आपका एग्जाम में आएगा कि तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, इसकी व्याख्या करें, इसकी पूरी बातें आप समझाएं। तो आपको समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जिस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी पूछेगा कि तारा टिमटिमाता है परंतु चांद या फिर ग्रह टिमटिमाते नहीं है, इसकी व्याख्या करें। तो सेम है, सेम चीज़ है कि तारा टिमटिमाता है इसलिए क्योंकि वो बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, और वहाँ से प्रकाश तय करता है वायुमंडल, बहुत वायुमंडल में बहुत ऐसे उसको परेशानी होती है, मतलब कह सकते हैं बहुत दूरी तय करता है, जिसके कारण बहुत विचलन होता है, इसलिए कभी कम कभी तेज होता है। लेकिन वो चांद जो होती है, वो ग्रह होती है, वो जो है हमसे काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी उसकी अपेक्षा तो काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण कम विचलन होता है, और वो नज़दीक है, उसका प्रकाश बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से आता है क्योंकि वो नज़दीक है। कम विचलन होगा तो तेज़ी से आएगा ही, ठीक है, तो वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाने में क्या है हाथ, आइए देखते हैं, 1 मिनट वेट करेंगे। तो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना, तो हाँ, तो अब देखते हैं कि है क्या। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म तथा ठंडी हवा बहती है। सब जानते हो कि पृथ्वी के वायुमंडल में ठंडा हवा भी है, गर्म हवा भी है। और इतना तुम समझ लो कि गर्म हवा विरल माध्यम तरह काम करती है, ठंडी हवा सघन माध्यम, जो कि लिखा हुआ है। गर्म हवा विरल माध्यम, ठंडी हवा सघन माध्यम के जैसा व्यवहार करती है। तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, तारे हमसे काफ़ी दूर हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, गुजरना पड़ता है। हर स्टूडेंट को एक दिन एक दिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उसी तरीके से जो प्रकाश आ रही है वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। कोई का प्रकाश हो, किसी चाहे किसी चीज़ का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, चाहे तारे का प्रकाश हो, कोई किसी चीज़ का प्रकाश हो, वायुमंडल से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो जब वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है तो होता है क्या कि तारे से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में होती है विरल माध्यम,
विरल माध्यम कौन? गर्म हवा मिल गया भाई। प्रकाश जब आ रहा था तो वायुमंडल में गर्म हवा मिल गया, गर्म हवा मिल गया। गर्म हवा मिला नहीं कि ऐसे उसका परत, परत का मतलब गर्म हवा का बहुत परत होगा, होगा तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गर्म ही हवा खाली मिल रहा है। जब गर्म हवा मिल रहा है तो भाई आराम से तेजी से चल रहा है। क्या हो रहा है? तेजी से गर्म हवा में तेजी चल रहा है। आ गया ठंडा हवा एक भाई, तो थोड़ा स्लो हो गया। आज जब जैसे आप सोचो ना कि आप बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, दम जा रहे हो, दम सीधी रेखा में, दम सीधा दम, एक अचानक ब्रेक मारते हो तो हैंडल जो है ना आपका बाइक का ऐसे मुड़ने लगता है, या फिर एक बार ब्रेक मारोगे तो जा रहे हो ऐसे, हो जाओगे ऐसे। समझ में आ रहा है ना? आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, एकदम स्पीड में जा रहे हो, एकदम खाली है, रोड खाली है, स्पीड में जा रहे हो, जा रहे अचानक आ गया भाई कोई रास्ता पे, तो ब्रेक मारोगे, तो जैसे ही ब्रेक मारोगे जा रहे हो तो ऐसे आपका गाड़ी होगा ऐसे चाहे ऐसे होगा, आगे से ले चल जाओगे आगे। तो भाई आपका पथ हो गया ना, मुड़ गया ना, आपका लाइन था सीधा, लेकिन जैसे कोई अचानक कोई आया तो अब क्या हुआ, आपका लाइन बिगड़ गया, यानी इधर ऐसे घिसटाते चल जाओगे, या अपनी इधर मोड़ दोगे, या अपनी इधर मोड़ दोगे। सेम चीज़ वगैरह, प्रकाश चल रहा था भाई, गर्म हवा बढ़िया से एकदम मस्त मस्ती से चल रहा है, आ गया भाई, भाई रास्ता का कांटा आ गया भाई, ठंडा आ गया। अब ठंडा आ गया तो ठंडा में थोड़ा सा जाएगा तो विचलित होगा। अब ठंडा भी माने कि 10 किलोमीटर तक है, ठीक है, 10 किलोमीटर तक है, तो ठंडा के हिसाब से अपना जा रहा है। फिर ससुर आ जाएगा, गर्म हवा था, फिर उसको अचानक आ जाएगा भाई, बोलो कि अब भाई ठंडा, पहले गर्म था, ठंडा है, फिर ठंडा से गर्म आ गया, तो फिर विचलित होगा, फिर मुड़ेगा, फिर गर्म, गर्म भी बहुत दूर, फिर गर्म मिल गया 10-20 किलोमीटर तक, उसमें आराम से जाएगा, फिर ठंडा आ जाएगा। तो ऐसे ही हो रहा है इसके साथ, मतलब वायुमंडल से आ रहा है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर हमारी आंखों तक प्रकाश किरण कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी कम तो कभी ज़्यादा आती है, जिस कारण तारे टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ रीज़न नहीं है, कुछ रीज़न नहीं है, बस रीज़न है गर्म हवा ठंडा हवा, यानी वायु का घनत्व, वायु का घनत्व, वायु का घनत्व कम होगा तो गर्म होगा, वायु का घनत्व ठंडा आती ज़्यादा होगा तो वो ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो सघन होगा, गर्म होगा तो विरल होगा। अब विरल से सघन में आ रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अपना पूर्व पथ से तो विचलित होगा ही, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ है कि प्रकाश की गति बदलती रहती है, और प्रकाश सीधी रेखा में न चलकर वक्र रेखा में चलने लगती है। और इसी कारण है कि प्रकाश वहाँ से कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज आती है। समझ रहे ना? हवा बह रही है, हवा बह रही है, ठीक है, हवा बह रही है, कभी विरल मिल गया, कभी सघन मिल गया, कभी विरल मिल गया, सभी जा रही इधर, विरल में मिल गया तो इधर चले गया, सघन मिल गया तो इधर चले गया, कभी वही हो रहा है ना, कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज आ रहा है, ऐसे। तो ये हो रहा है, तो इस तरीके से ऐसे। तो जैसे एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, मान ली जाए, देखना यहाँ पे है तारा, स्टार मान लो, ठीक है, स्टार, अब तुम यहाँ पे हो, और इसके बीच की दूरी मान ली जाए कि है 1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर है, मान लीजिए 1 करोड़ किलोमीटर। अब सोचो 1 करोड़ किलोमीटर दूरी है, तुम यहाँ पे हो और ये है तारा, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो 1 करोड़ किलोमीटर इस लाइट को क्या करेगा, करना पड़ेगा, दूरी तय करना पड़ेगा, और यहाँ पे है वायुमंडल, ठीक है, इधर क्या है, वायुमंडल है। अब सोचो कि वायुमंडल में खाली ठंडा हवा है, खाली ठंडा हवा मिला, ठीक है, हम जानते हैं ठंडा हवा में प्रकाश की गति कम हो जाती है, प्रकाश की गति कम हो जाती है, तो यहाँ पे प्रकाश आया एक बार, अब फिर ये ठंडा हवा कम चला गया, बह के चल गया, अब आ गया गर्म, तो गर्म हवा में प्रकाश तेज चलती है, तो ठंडा हवा की अपेक्षा प्रकाश ज़्यादा तेज़ी से आएगी, तो ये ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगी आपके पास, और ठंडा हवा फिर ठंडा आ गया, ठंडा आ गया, ठंडा हवा के कारण प्रकाश कम पहुँच, प्रकाश आपकी आँखों तक थोड़ा देरी में पहुँचेगी। यही कारण है, कभी कभी तेज़ आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी तेज़ आ रही है, कभी कम आ रही है। समझ में आ रहा है ना? कभी ज़्यादा विरल मिल रहा है तो तेज़ आ रही है, कभी ज़्यादा सघन मिल जा रहा है तो कम आ रही है। इसी कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। इस तरीके से आपका ये था। उसके बाद आगे चलते हैं, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद। सूर्योदय मतलब सूर्य उगने से पहले, और सूर्य उगने के बाद सूर्य दिखाई पड़ना, यानी कहने का मतलब आप सोचो कि आप ये सोचो, कभी मैं बोल रहा हूँ, कभी हुआ नहीं होगा, आप कभी सोचे भी नहीं होगे कि सूर्य उगता है तो आप सूर्य को देख रहे हो ना, वो अपना रियल टाइम पे वहाँ पे नहीं है, वो रियल टाइम के थोड़ा सा पहले का टाइम है। समझ रहे नहीं? यानी सूर्य नीचे है, यहाँ पे है, लेकिन दिखाई देगा यहाँ पे।
सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और इसमें कहीं ना कहीं प्रकाश का अपवर्तन भी लग रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यहाँ पे है सूर्य लेकिन दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो लग रहा है सूर्य निकला हुआ, लेकिन सूर्य निकला हुआ नहीं है, अपनी वास्तविक स्थिति से नीचे है। ये हुआ वास्तविक स्थिति, ये वास्तविक स्थिति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सूर्य है ना, दिखाई दे रहा है ना, मॉर्निंग में या फिर डूबते समय, ठीक है, तो अपनी वास्तविक स्थिति पर वो नहीं रहता है, वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? तो जैसे मैं बताऊं, जैसे थोड़ा सा 1 मिनट, तो अब इसको देखेंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पे, ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, और आपकी आंखें यहाँ पे है, ये आपकी आंखें हैं, और ये हो गया भाई क्षैतिज अक्ष, ये हो गया क्षैतिज क्षैतिज अक्ष, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखिए सूर्य है, अभी नीचे ही है, ये सूर्य है, सन, ठीक है। लेकिन आपकी ये यहाँ पे है, सूर्य है, लेकिन आपकी आंखें यहाँ पे देख रही है मॉर्निंग में, आपकी आंखें कहाँ देख रही है? यहाँ पे। लेकिन ये जो है यहाँ पे देखो, यानी क्षैतिज अक्ष से क्या है? नीचे है। क्षैतिज अक्ष से क्या है? नीचे है। लेकिन आपकी आंखें कहाँ दिख रही है? यहाँ। यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है? लेकिन जबकि यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और कहीं ना कहीं प्रकाश का अपवर्तन के कारण। हम बताए थे कि पृथ्वी, ये चारों, पृथ्वी के चारों साइड क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों साइड क्या है? वायुमंडल। और पृथ्वी के जितने ही नज़दीक होगा, मान ली जाए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और मैं ब्लू ब्लू से डॉट कर रहा हूँ, ये सब क्या है? हवा है। क्या है? चारों साइड हवा है। पृथ्वी के वायुमंडल, ये सब क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल, मान लीजिएगा पूरा हवा है, ठीक है। तो अब सोचो कि पृथ्वी यहाँ पे, इसका सतह यहाँ पे, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है। तो सोचो कि ये पृथ्वी के नज़दीक ये है, या फिर ये है, या ये है, या फिर ये है। तो बोलोगे ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बोलोगे पृथ्वी के नज़दीक कौन है? तो 1 वाला। पृथ्वी के नज़दीक कौन है? 1 वाला। यानी सोचो कि चारों पट्टी हवा है, तो जो पृथ्वी की सतह के जो नज़दीक होगा, वो हवा क्या होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। और ठंडा हवा सघन की तरह काम करती है, और गर्म हवा बिरल की तरह काम करती है। और सूर्य कैसे निकल रहा है? इधर पूरब से पश्चिम जा रहा है, पूरब से पश्चिम जाता है। ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो सूर्य जब भी जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, इधर से। 1 मिनट। ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे, समझ में आ रहा है ना? ऐसे, इधर से। तो आपका सूर्य इधर से ऐसे घूम रहा है, यानी इधर से। तो सूर्य जो है क्या हो रहा है? यानी पृथ्वी की सतह के पास जो है हवा, वो क्या है? ठंडा है। ठंडा हवा किसकी तरह काम करता है? सघन माध्यम की तरह। और गर्म हवा बिरल माध्यम की तरह। तो जब निकल रहा है सूरज, इधर से निकल रहा है, इधर से क्या निकल रहा है? जैसे मान ली जाए कि इधर से निकल रहा है, पूरब से होते हुए उत्तर साइड से, थोड़ा सा उत्तर साइड से ऐसे, मतलब माथा से जा रहा है, आपका वेस्ट जा रहा है, यानी पश्चिम जा रहा है। तो सोचो कि यहाँ से निकल रहा है, तो जैसे ये मान लीजिए कि डूब रहा है। क्या हो रहा है? डूब रहा है। और ये निकल रहा है, तो यहाँ सूरज होगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सूरज है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या अपनी वास्तविक स्थिति से क्या हो रहा है? ऊपर दिखाई दे रहा है। अपनी वास्तविक स्थिति से, यानी ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ देखो, ये है,
यहाँ पे, लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी वास्तविक स्थिति से क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि धरती के पास वाला हवा क्या होता है, ठंडा, जिसको बोलते हैं सघन माध्यम, उसकी तरह काम करता है, और गर्म हवा विरल माध्यम की तरह काम करता है। हम बताए थे कि सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण कोई वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है, जिसके कारण सूर्य यहाँ पे लेकिन दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यही कारण है यहाँ पे। तो इसमें वायुमंडलीय परिवर्तन भी हो रहा है। तो सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त के बाद, सूर्य उदय से पहले तथा सूर्य अस्त के बाद सूर्य दिखाई पड़ना। ठीक है, अब जानते हैं इसको बारे में। सूर्य उदय से पहले तथा सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रवेश करते समय वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण मुड़ जाती है। सही बात है। इसी मुड़ने के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए सूर्य वास्तविक रूप से क्षितिज, क्षितिज का मतलब ये वाला, ये जो क्षितिज यानी ये वाला क्षितिज लाइन से नीचे होने पर भी कुछ ऊपर कुछ समय तक दिखाई देता है। यानी नीचे होने पर, यानी क्षितिज अक्ष के नीचे होने पर भी कुछ समय तक दिखाई देता है, यानी कहाँ ऊपर दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? डूबते हुए भी क्या होता है, सूरज जब डूबने लगता है फिर भी वो ऊपर ही दिखाई देता है। जैसे सूर्य अगर जैसे दिखाई दे रहा है कि बहुत नज़दीक आ गया है, मतलब ऐसे सतह, धरती की सतह से ऐसे दिखाई देता है ना कि बहुत ऐसे नज़दीक आ गया, डूबने वाला है, वो समझो कि डूब गया है, वो समझो कि डूब गया है, बस वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, डूबने से पहले थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्षितिज अक्ष से डूब रहा है, यहाँ पे डूबने से पहले थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। क्यों? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, प्लस में प्रकाश का परिवर्तन। वायुमंडलीय परिवर्तन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन ही एक प्रकार का तो है। ठीक है, उसके कारण। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा वायुमंडलीय परिवर्तन क्या है, तारा टिमटिमाता हुआ क्यों प्रतीत होता है, सूर्य उगने से पहले, सूर्य उगने के डूबने के बाद थोड़े समय के लिए दिखाई देता है, थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। ठीक है, तो बस 4 मिनट का लगभग ऐसा अंतर रहता है, 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। ठीक है, ऐसे। तो आई होप कि ये क्लास आप सबको समझ में आया होगा, और आप सबको समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक वाइक मार दीजिएगा, और क्लास को कंटिन्यू रखिए, क्लास को डेली पढ़िए, ताकि आपको नया नया चीज़ सीखने के लिए मिले, और हर चीज़, हर एक टॉपिक बढ़िया से क्लियर से यहाँ पे समझाया जा रहा है, ताकि एक भी पॉइंट आपको ना छोटे, एग्जाम में आकर बैठो तो फटाफट हर चीज़ बना दो। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसको अगले क्लास में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं डे 19 में और क्लास 4 में। इसका क्लास कल और परसों चलेगा, यानी 2 दिन और चलेगा। आपका डे 6 में क्वेश्चन आंसर के साथ न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल इसमें नहीं होगा, न्यूमेरिकल होगा तो बताएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल तो होना चाहिए, होगा। ठीक है, तो क्लास आपका 6 में आपका ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, और जय हिंद।